दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए एक मॉक टेस्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एनालाइज भी करवाएगा, साथ में आपको एक एग्ज़ाम वाला माहौल देगा जिससे आप खुद को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक है वो एक टेस्ट सीरीज़ के मामले एक लीडर है, तो उसके जो मॉक टेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ से इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो टेक्स्ट बुक एक जो आपको लाइफ टाइम पास देता है टेक्स्ट बुक का, वो 499 रुपीज़ में है, जिसमें आपको 320 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं LMC10, देन आपको मिलेंगे 50 रुपये का, और आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप दोस्तों अभी इसमें इनरोल करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको DFCCL के ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे वो जूनियर मैनेजर हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव हो। दोस्तों, आज ही आप इसमें एनरोल कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। DFCCL की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है वो आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा सबका, आप वहाँ से जाके खुद को इनरोल करा सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन, आपको पता है कि DFCCL में 12-12 क्वेश्चन का वेटेज, यानी कि इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में आपको 12 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो हम इकोनॉमिक्स का एक डिटेल से हैं थोड़ा, जिससे एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं, जो DFCCL के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ SSC अदर एग्जाम में भी आप इसके लिए पढ़ सकते हो। तो मैं आपको आज इकोनॉमिक्स की क्लास जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में टाइप देखें क्या होता है इकोनॉमिक्स, कैसे इसमें हर चीज़ कैसे रेगुलेट होती है, कैसे क्या इकोनॉमी कैसे बेस्ड होती है, सारे फैक्टर्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक जो बेसिक नाम है इकोनॉमिक्स, अब सारे दोस्त कह रहे थे हिंदी मीडियम वाले कि सर थोड़ा हिंदी में भी पढ़ाइए, तो मैं आपको जो कुछ कुछ जो डफ वर्ड है उनका हिंदी में भी आपको मतलब लिख रखा हूँ, तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, अर्थशास्त्र है क्या चीज़। दोस्तों, ये जो है एक स्टडी है और प्रिंसिपल्स हैं किस चीज़ के, कि जो मनी है, बिजनेस है और जो इंडस्ट्री है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये लोग मनी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कैपिटल हो, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच में आपस में क्या लिंक होता है, वो कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे सप्लाई डिमांड मीट होती है, वो सब हम इसके इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर यानी कंज्यूम करता है, यानी कि वो डिमांड करता है, तो वो अगर फ्लैक्चुएट होती है तो कैसे इकोनॉमिक्स को इफेक्ट पड़ता है, कैसे उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए इसमें सब कुछ वो स्टडी किया जाता है। देन हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। इकोनॉमी बेसिकली अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते हैं, तो वो बेसिकली हम 3 टाइप की मानते हैं। फर्स्ट जो है वो है कैपिटलिस्टिक। कैपिटल से आप समझ रहे हैं यानी पूंजी, कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्तों, पहला नाम देख के आप समझ जाओ, पूंजी, कि जिसके पास पूंजी है उसका वर्चस्व रहेगा, यानी कि जो उसके पास कैपिटल है वो ही जो है ऑलमोस्ट रिसोर्सेज है उन पे कंट्रोल करता है। ये जो प्रिंसिपल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल है ये 1776 में, 1776 में, आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। तो उनकी एक उस टाइम एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये काफ़ी जो है बहुत ही फेमस बुक थी। इसने जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक बेस रखा, एक प्रिंसिपल बताया, और इसलिए जो है एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, और इस बुक का नाम भी आ सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये किसने लिखी है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, देन मैं बात करूँगा कि कैपिटलिस्ट में, तो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है गुड्स, लेबर, रिसोर्सेज यानी मनी। तो जो गुड्स हैं, लेबर हैं और रिसोर्सेज हैं, और जो डिफरेंट थिंग इसके अंदर आती हैं। ये जो कैपिटल है ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है पूंजीवादी में, यानी कि पूंजीवादी आप समझो कि प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि प्राइवेट चीज़ें सारी, तो वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा।
जैसे मान लीजिए आप यूएसए देखेंगे, अगर आप ब्रिटेन देखेंगे, अगर फ्रांस देखेंगे, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है मेजर जो इंडस्ट्री हैं उनमें सब में प्राइवेट ही उनका कंट्रोल है। प्राइवेट कंपनीज हैं वो उसको गवर्न करती हैं, सारा सारा मैन्युफैक्चर करती हैं। सरकार का उसमें बहुत ही न के बराबर हिस्सा है। सरकार बस जो है उनसे टैक्स लेती है, उनको थोड़ा रेगुलेट करती है कि किस हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक डेवलप्ड नेशन में बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट का जो है मोस्टली कॉन्सेप्ट पाया जाता है। देन इसमें आप देखेंगे कि इन दिस इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। कि जो प्रोडक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग मीट करता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, कि कितना डिमांड होना चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए। और यही एक बेसिकली इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिमांड सप्लाई मार्केट में जो है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं इस इकोनॉमी के। ये मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, कुछ नोट्स पहले से थे तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, देन हम देखते हैं फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी। क्या फीचर्स हैं वो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो एंटरप्राइजेज हैं वो किसके द्वारा, सेक्टर जो है किसके द्वारा गवर्न होते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का जो है इतना इंटरफेयर होता नहीं है। ठीक है, लेस गवर्नमेंट इंटरफेयर, गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा अपना दखल नहीं देती है। तो ये प्राइवेट जो है अपने हिसाब से फ्री होके काम कर सकते हैं। एक है फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। वैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए बिल गेट्स है। बिल गेट्स की जो कंपनी है वो उनके पास है खुद की, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो देन जब वो बिल गेट्स के जैसे ही वो अपना इनहेरिटेंस देंगे तो वो अपने कितना सन को दे सकते हैं। तो ये जो कंपनी है फिर उसके किसके नाम हो जाएगी, अपने बेटे के नाम। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा आपको नहीं है। मान लीजिए अब कोई भी BSNL था, या फिर आप SPCL, IOCL या DFCCL मान लीजिए, अगर क्या इसका MD रिटायर हो जाता है तो उनके बेटे को मिल जाएगी क्या? नो, ये सब किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास ही जो एंटिटी ये रहेगी। देन हम बात करते हैं कि फ्री ट्रेड। इसमें फ्री ट्रेड कैसा होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसकी वजह से आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, टैक्सेशन कम होता है। और इसका मोटो जो क्या होता है वो प्रॉफिट बेस्ड होता है। क्योंकि ऐसा आपको पता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर होंगे तो वो अपना मोटो सीधी सी बात है प्रॉफिट का ही रखेंगे। वो सोशल गुड में कम काम करते हैं, प्रॉफिट के बेस पे ज़्यादा काम करते हैं। एंड देन कंज्यूमर इज़ किंग। कंज्यूमर इज़ किंग किस लिए है, क्योंकि मान लीजिए कोई सर्विस है, कोई थिंग है, वन थिंग है, इसके मान लीजिए आप अगर दे रहे हैं 100 रुपये और कोई दूसरा ग्राहक आ गया, वो आ गया कि मैं 200 दूंगा, तो वही लोग किसको देंगे, 200 वाले को। तो कंज्यूमर ज़्यादा किंग है, जिसके पास परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो बेसिकली इसमें होता है। तो एक कंपटीशन रहता है, ओपन कंपटीशन रहता है इसमें। ओपन कंपटीशन कैसे रहता है कि मान लीजिए कि जैसे अब आया जियो आया और एयरटेल आया। तो एयरटेल पहले से देखो आप, पहले एयरटेल का प्लान कितना महंगा था। जैसे ही जियो ने अपने प्लान देने स्टार्ट किए, देन एयरटेल को भी अपना प्लान क्या रिड्यूस करना पड़ा, उस पैसे में ज़्यादा ही डाटा देना पड़ा। पहले कितना 1 GB डाटा था 97-98 रुपीज़ में, आज आप देखेंगे तो 399 रुपये में आपको 56 डेज़ के लिए जो है 1.5 GB या 2 GB पर डेज़ के लिए मिलता है। तो एक ओपन कंपटीशन होता है कंपनीज़ के बीच में आपस में, जिससे क्या होता है कि वो प्राइस जो है उसके हिसाब से वो डिसाइड होती रहती हैं। देन आप देखेंगे कि प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए डिमांड ज़्यादा आ रही है किसी चीज़ की, ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा आएगी तो सीधी सी बात है कंपनी को पता चलेगा कि डिमांड ज़्यादा है। अब आप कोविड सिचुएशन में देखेंगे कि डिमांड क्या है, सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो है प्राइस अपने आप देखो आप बढ़ गई है। सिमिलरली यही जो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देन थर्ड आता है कि सोशल या फिर स्टेट इकोनॉमी। सोशल में यानी क्या आता है, समाजवादी, जिसमें आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा है। जो कम्युनिस्ट स्टेट हैं उनमें बेसिकली समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया था दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स ने जो आपको प्रिंसिपल
जो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था समाजवादी अर्थव्यवस्था का। इसमें आप देखेंगे कि समाज से समझ जाओ कि इस अर्थव्यवस्था में फाइनल मोटो क्या होता है, समाज की भलाई, यानी द सोशल गुड, इसकी भलाई होती है। तो रिसोर्सेज किसके द्वारा ऑन होते हैं कि मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो भी सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे डिफेंस हो, या कुछ भी सेक्टर हो, उसमें मोस्टली जो कंपनीज होती हैं या फिर एंटिटीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट ही सेल करती है। जैसे आप देखेंगे चाइना और रशिया, तो चाइना और रशिया में क्या है, समाजवादी यानी कि सोशल इकोनॉमी उसमें है। देन इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। फीचर्स देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समाजवादी है, ये कहता है कि हर आदमी हमारे लिए इक्वल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास कोई अमीर हो गया और कोई गरीब रह गया, ठीक है। तो ये जो अमीर गरीब का बीच का डिफरेंस है ना, ये कहते हैं कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, सब लोग एक समान हैं, ऐसा इसका मानना है। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए इसमें बराबर मानी जाती है। और इसका एम क्या होता है, इस इकोनॉमी में जो अपनाता है वो देश, उसका क्या एम होता है कि सोशल गुड, यानी कि समाज की भलाई हो ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक व्यक्ति तक जो है बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उसकी वो पहुँचे, और जो है अच्छी से स्मूथ देश चले। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी वो नहीं है कि अमीरों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कि भाई आपने अमीर हैं तो उन लोगों का आपने ऋण जो है, आपका कर्ज है उसका माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के लिए सब एक समान है, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन वो नहीं दिया जाता। देन थर्ड आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी है, इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है पर गवर्नमेंट कुछ छूट भी देती है, मिक्स या समझ जाओ। और इसमें जो रिसोर्सेज और कैपिटल है वो किसके द्वारा, प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा जो है इसमें कंट्रोल होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए कुछ रिसोर्सेज है, उसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे कि 100% जो है वो कोई भी FDI जीरो है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ही सारा कंट्रोल करेगी उसको। और कुछ में क्या है कि मान लीजिए 70% तक ये सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर भी होते हैं, साथ ही गवर्नमेंट भी होती है, दोनों अपनी अपनी कंपनी चलाती हैं। जैसे आप देखिए SR वाला पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, वो क्या है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, वो प्राइवेट कंपनी है। तो वो भी तेल सप्लाई करते हैं, साथ में अपने IOCL SPCL, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो ये भी एक सप्लाई करती हैं। तो दोनों का साथ में को एग्जिस्टेंट रहता है, आप देखेंगे कि दोनों साथ साथ में करती हैं सारे काम। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो साथ साथ में सारे काम करते हैं। इसका जो सोशल गुड मोटो गवर्नमेंट के लिए होता है, प्रॉफिट किसके लिए होता है, प्राइवेट प्लेयर के लिए। बहुत जो इसमें दोनों मोटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों अर्थव्यवस्थाओं के टाइप समझ में आ गए होंगे कि इनमें क्या क्या होता है बेसिकली। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र है उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। देन ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जनरली अपन दो शाखाएं मानते हैं इसकी, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है वो किसके साथ डील करता है, वो पर पर्सन यानी कि इंडिविजुअल के साथ डील करता है, यानी कि हर नागरिक को देख के वो डिसाइड की जाती है हर चीज़। हर नागरिक के हिसाब से उसका डेटा निकाला जाता है कि इस नागरिक के पास कितनी इनकम है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर हैं। ऐसे करके हर आदमी का देखा जाता है कि इसके पास क्या नेसेसिटीज़, क्या सुविधाएं हैं इसके पास। तो ये सब अगर एक आदमी के, हर एक आदमी को लेके जो स्टडी की जाती है वो किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देन आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि में क्या होता है दोस्तों, इसको एक नेशन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मास लेवल पे, नेशन लेवल पे सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे आप देखेंगे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, वो क्या है, वो एक पूरा देश का है कि कितनी महंगाई इधर है देश में। नेशनल इनकम होगी, राष्ट्रीय आय, अनएम्प्लॉयमेंट की दर क्या है देश में। तो ये सब चीज़ें एक राष्ट्र के में, एक मासेज के रूप में निकाली जाती हैं, ठीक है। माइक्रो में क्या होता है, इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है कि उसके बिहेवियर को देखा जाता है कि उसके पास क्या है। मैक्रो में है पूरे नेशन को या मासेज में देखा जाता है कि इसके पास क्या क्या, स्टडी पूरी कंप्लीट की जाती है उस पर। देन हम देखते हैं सेक्टर। सेक्टर जो है वो आपको बेसिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आप इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका सेक्टर में, ये कौन से सेक्टर में आता है, ये कौन से सेक्टर में आता है।
तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। चलिए, तो बेसिकली हम दोस्तों तीन जो क्षेत्र हैं वो इम्पोर्टेंट इसमें माने जाते हैं, तीन ही बेसिकली हम कंक्लूड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यानी कि प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है ना, जो भी प्रोडक्शन होता है प्राथमिक क्षेत्र में, वो क्या रहता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है मेरा, देखिए कोल है, तो कोल क्या है, माइंस में निकलता है, तो नेचर में पहले से है वो, उसकी फील्ड्स, कोल फील्ड जो होती हैं उसमें पहले से है, उसको बस एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन। तो बस कोल को निकाला हमने, वुड हो गया, आपने बस जो जंगल में लकड़ियाँ खड़ी हैं बस पेड़ों को काट के ले गए, या फिर आयरन जो निकलता है एज ए रॉ मटेरियल वो हो गया, चाहे फार्मिंग हो गया, फार्मिंग में या लैंड यूज़ करते हैं, लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है, देन वाटर भी नेचुरल है, फिशिंग है तो वो भी क्या है, एक नेचुरल है। देन हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इसमें फार्मिंग में आता है, तो एग्रीकल्चर कि इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि एग्रीकल्चर जो है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो लेटेस्ट डाटा अपडेट हुआ वो जैसे मैंने चेक किया, आप एक बार चेक कर लेना, तो 19.9% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑफ इंडिया इसमें 2021-22 में जो है इसने किया है। तो इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये सेक्टर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट पे और नेचर पे, कि एग्रीकल्चर किस पे, देखो इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो गई, नेचर में कैसा है कि मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो इस टाइप से नेचर पे पूरा डिपेंडेंट रहता है ये सेक्टर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया। प्राइमरी का मतलब है रॉ मटेरियल जितने भी हैं वो प्राइमरी से रिलेटेड हैं। देन सेकेंडरी की बात करते हैं हम कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। दोस्तों सेकेंडरी जो सेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। तो दिस सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू प्रोड्यूस ए फिनिश प्रोडक्ट। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि प्राथमिक में जो वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को आपने काटा, मान लीजिए वो आपको टेबल बनानी है, तो टेबल कौन बनाएगा, द्वितीयक क्षेत्र बनाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसके रिसोर्सेज को यूज करके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट देता है, यानी कि सेकेंडरी जो सेक्टर है वो इसमें फिनिश प्रोडक्ट बना के देता है प्राइमरी वाले रिसोर्सेज से। इसको क्या कहते हैं, निर्माण व विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसको भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज होती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल है, तो आप जो भी ऊन है उससे कपड़ा बनाते हैं, या फिर मोटर्स है, जो आयरन आ गया, मान लीजिए आपने आयरन एक्सट्रैक्ट किया। देन मशीनरी है, तो वो सब किससे, लोहे से बनता है। इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे जनरेट होती है, वो पानी से होती है, सौर ऊर्जा से, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं। तो इससे जो है क्या एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है ये सारे, ठीक है, प्रोडक्शन। तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको यूज़ करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालता है। तो द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक पे डिपेंडेंट है। तो इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये सारी आ जाएंगी, जिसमें जो कोई भी वस्तु प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमेबल हो। देन हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या आता है, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर का बहुत बार पूछा जाता है कि सर्विस सेक्टर क्या होता है। तो ये देखो जो दोस्तों क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स फॉर देयर डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसके पास फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा। तो बैंक क्या है, किसका सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर हो गया, यानी कि थर्ड सेक्टर है वो। तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। बट ये जो है गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। एज ए सर्विसेज टाइप में, जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग क्या है, पैसा देता है किसको सपोर्ट करने के लिए, उनको भाई आगे अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए। कम्युनिकेशन है, बातचीत करने के लिए, या फिर पावर है। एजुकेशन में अगर आप एजुकेट हो रहे हैं, कि मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप कल जाएंगे डीएफसीसी में, तो भी वो भी एक सर्विस देंगे नेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की।
हेल्थ है, ठीक है, इंश्योरेंस है। तो ये सब क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एक टाइप से उसको सर्विस देते हैं, अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देन हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है, यानी कि तृतीय क्षेत्र, जितनी भी आपकी जॉब्स हैं, आपका जॉब हो गया, ये किस में आती हैं, ये तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में आती हैं, टर्सरी में। इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना है, ये 54.3% है दोस्तों, 50.3%, ठीक है। और ये हाईएस्ट है इन तीनों में, तीनों सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे जो मेन इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में आता है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके बात करेंगे जिससे आपको समझ में आए सारा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जैसा आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अंग्रेज देश में थे, उस टाइम उन्होंने आरबीआई की एक स्थापना की थी, जो एक क्या था, उस टाइम बैंक था, केंद्रीय बैंक था, उन्होंने स्थापना की थी इसकी। तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। स्टैब्लिश कब हुआ है, ये जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत की गई, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। इट वॉज इनेक्टेड बाय द आरबीआई एक्ट 1934। और इसका क्या किया गया, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया कि ऐसा होना चाहिए, यंग हैमिल्टन कमेटी थी, यंग हैमिल्टन कमेटी, ठीक है। यंग हैमिल्टन कमेटी थी, इसने किया था कि भाई आरबीआई को ये बनाना चाहिए। तो इस कमेटी की सिफारिश पे आपका आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, जब इंडिया आज़ाद हो गया, देन इसको एक केंद्रीकृत बैंक एकदम बना दिया गया। ये 1 जनवरी 1949 को जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। चलिए अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आप देखो दोस्तों, आरबीआई क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है देश में, क्योंकि आरबीआई को क्या कहते हैं, आरबीआई एक बॉस है सब बैंक का। तो ये आरबीआई का क्या काम करता है दोस्तों, फंक्शंस क्या है देखो, उसके क्या क्या काम करते हैं। इश्यूज द नोट जो है वो इश्यूज करता है, या चाहे 2 रुपये के हो, चाहे 5 के हो, चाहे वो 10 के हों, 20 के हों, 50 के हों, 100 के हों, ठीक है, 200 के हों, 500 के हों, 2000 के हों। तो ये सब जो है वो नोट इशू करता है। देखिए जो मैंने इसमें लिखा है कि 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये के नोट व इससे अधिक, यानी ग्रेटर देन 2, यानी कि जो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 20, 500, 2000, ये सब नोट हैं। ये कौन इशू करता है, आरबीआई, यानी आरबीआई इसको जारी करता है। सिग्नेचर जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं इसमें। देन दोस्तों हम बात करें कि 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो ये दोस्तों वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस पर साइन सिग्नेचर किसके होते हैं, इस पर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। जो कॉइन और जो नोट है वो कौन जारी करेगा, वित्त मंत्रालय। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछने को मिल जाता है 1 रुपये के नोट से संबंधित, तो एक बार आप याद कर लेना। देन हम बात करें कि आरबीआई जो नोट इशू करता है वो किस बेसिस पे करता है, कि मान लीजिए कितने नोट जो हैं उसको इशू करने हैं, अब कैसे वो इसमें बैलेंस बना के रखता है। तो देखिए दोस्तों, जो आरबीआई जो नोट जारी करता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे करता है, कि एमआरएस पे करता है। एमआरएस में क्या क्या रिजर्व करता है वो, कि गोल्ड रिजर्व सिस्टम होता है, इसमें कि इतना गोल्ड होना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिजर्व, जो गोल्ड से होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व, देन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो जो एमआरएस है उसमें मान लीजिए उसको 200 करोड़ जो है वो रिजर्व रखने होते हैं। रिजर्व 200 करोड़ रखने होते हैं, उसमें 115 करोड़ जो है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल रेवेन्यू रिजर्व सिस्टम, उसमें 115 करोड़ आपके होने चाहिए इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, यानी कि 115 करोड़ के वर्थ का आपके पास गोल्ड होना चाहिए। प्लस आपको जो 85 जो है 85 करोड़, यानी कि अदर एसेट्स में आप रख सकते हो अपने। इस हिसाब से वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक रखता है। ये फ्लक्चुएट हो सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। देन हम बात करेंगे कि आरबीआई को क्या कहते हैं। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का भी बैंक है। बैंक इनसे लोन ले सकते हैं, बैंक इनको लोन दे सकते हैं, आरबीआई इनसे जो है लोन ले सकता है बैंक से, इनको रेगुलेट करता है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देन हम देखेंगे कि आरबीआई के जो फंक्शंस क्या होते हैं।
आरबीआई क्या फंक्शन में क्या काम करता है, तो ये क्या है, एक बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यानी कि बैंक को क्या कहता है, रेगुलेट करता है, उनको उनको कंट्रोल करता है, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर आपने हर्षद मेहता वाले देखी होगी, तो उसमें एसबीआई ने जो भी किया बिना बीआर के जो है वो पैसा दे दिया, तो लास्ट में उसको जो है किसने दिया था उस पर कमांड, आरबीआई ने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। तो इस हिसाब से रेगुलेटर करता रहता है, जो नियम तोड़ता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेता है, उन पर पेनल्टी भी लगाता है। तो इस टाइप के इसके काम रहते हैं। दिन ये क्या करता है, लाइसेंस टू बैंक्स, कि आपको ये बैंक के जो है लाइसेंस इशू करेगा, उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा, ठीक है, कि आपके पास इतने का जो है एसेट होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए आपके पास, साथ ही आपकी इतनी जगह पे, इतनी प्लेस पे जो है, मान लीजिए कि 25% ऑफ की ब्रांच जो है वो रूरल एरिया में होना चाहिए, या 50% जो आपकी ब्रांच है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस हिसाब से वो अलग अलग जो है टर्म्स एंड कंडीशन रखता है बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। देन उसको एनालाइज करता है कि जो बैंक ने भरा है लाइसेंस के लिए फॉर्म वो सही है या नहीं, उसके बाद उसको लाइसेंस जारी होता है। देन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स के लिए, कि कई बार बैंकों को भी ये क्या रियायत देता है थोड़ी बहुत, कि अच्छे से बैंक डेवलप हो जाएं, नए नए बैंकों को खोलने के लिए उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है नई स्कीम लाने के लिए, इस टाइप से ये करता है। देन ये क्या है, प्रिजर्व फॉरेन मनी, यानी कि जो भी डॉलर है आपके, डॉलर हैं या यूरो हैं, उन सबको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ये सब ये प्रिजर्व कर रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है। देन कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी क्या क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। तरलता क्या मतलब है, कि फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी होती है। मान लीजिए देश में लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा होने से क्या है, तरलता वहाँ पे देश में बढ़ गई, तो आरबीआई का क्या काम होगा, इस तरलता को कम करे। क्यों, महंगाई और जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते रहने के लिए जो तरलता को आरबीआई कंट्रोल करता रहता है टाइमली, ताकि इकोनॉमी एक देश की अच्छे स्मूथ से चलती रहे। तो तरलता में हम देखें कि तरलता बेसिकली किसके लिए काम आती है, किस लिए करता है, इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, और डिफ्लेशन यानी कि कीमतों में कमी यानी कि अपस्फीति। तो ये इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैं आपको बेसिकली बताता हूँ क्या। अब हम एक टर्म देखते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, देश में इन्फ्लेशन आ गया, उसका मतलब क्या है, उसमें ये मतलब है उसका कि देश में जो भी गुड्स हैं, सामान हैं, मान लीजिए आज सरसों का तेल पहले मान लीजिए 150 का आता था, अब वो क्या हो गया, आज 190 का हो गया है। तो ये क्या है, सामान की रेट क्या है इसमें बढ़ गई। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स जो होते हैं ना वो इसमें क्या करते हैं, बढ़ते हैं। सामान की जो कीमतें हैं वो क्या बढ़ती हैं। तो जैसे ही सामान की कीमतें बढ़ेंगी तो आदमी क्या सोचता है कि यार ये 190 रुपये लीटर हो गया, तो चलो थोड़ा कम ही खा लेंगे, अब थोड़ा तेल कम में खाना बना लेंगे। उस हिसाब से आदमी की परचेजिंग पावर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पहले आप जो है 100 रुपये थे आपके पास, 100 रुपये में आप 10 चीज़ें खरीद पा रहे थे, 10 टॉफ़ी मान लीजिए आप खरीद पा रहे थे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो उसी 100 रुपये में आपको 8 चीज़ें मिलेंगी, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे कम चीज़ों के लिए। यानी कि एक ही चीज़ का, पहले एक चीज़ का रेट कितना हो गया, देखो पहले एक चीज़ का रेट था 10 रुपीज़, देन अब देखो एक चीज़ का रेट आपको कितना हो गया, लगभग 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका रेट जो बढ़ गया, यानी कि पर गुड सामान जो आपका प्राइस है वो बढ़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। रेट्स पर थिंग इंक्रीजेज, यानी कि हर सामान पे जो है सामान जो है इंक्रीज होता है। और ये इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली ये होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, आपने बैंक से लोन लिया 20 लाख का 0.1% की पे, तो आपके पास पैसा है, आपको क्या रिटर्न देना है, कुछ नहीं देना। अब 20 लाख रुपये हो गया, आप तो जाके धड़ाधड़ सामान खरीदोगे, तो मनी सामान मार्केट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, आप लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, चीज़ें खरीदने के लिए भागेंगे। तो फिर चीज़ों में भी कंपटीशन हो जाएगा। मान लीजिए 100 चीज़ें हैं,
पहले क्या लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उसको खरीदने वाले 20 लोग हैं, अब पैसे आ गए जैसे वो लोग कितने हो गए 50 लोग। अब ये 50 लोग जैसे ही 100 खरीदेंगे, 100 चीज़ खरीदेंगे तो इनमें भी आपस में कंपटीशन होगा कि ज़्यादा पैसे वाला जो है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उसके ज़्यादा पैसे देकर खरीदना चाहेगा। इस टाइप से जो है वो डिमांड बढ़ती जाएगी, फिर ये लोग कहेंगे हमें भी चाहिए सामान, तो डिमांड बढ़ेगी। देन डिमांड बढ़ते ही कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज को जैसे ही पता लगता है कि हाँ डिमांड बढ़ रही है तो वो प्राइसेस भी हाई कर देती हैं उसकी। प्राइसेस जैसे ही हाई करती हैं तो देश में क्या होता है, महंगाई आ जाती है। तो डिमांड बढ़ने से फिर प्राइसेस भी बढ़ती हैं, सिमिलरली वो उसके प्रोपोर्शनल है। देन हम बात करेंगे कि डिफ्लेशन क्या चीज़ है, कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन में होता है कि दोस्तों जो प्राइस ऑफ गुड्स है, यानी कि सामान का जो कीमत है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एक जो थिंग थी पहले, अगर मान लीजिए 100 रुपये में आई थी 10 चीज़ें, ठीक है, 100 रुपये में आ रही थी 10 चीज़ें, अब 100 रुपये में वही 12 चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो रेट ऑफ थिंग क्या है, पर थिंग डिक्रीज हो गई, यानी कि वही चीज़ अब कम रुपए में मिलेगी। इसका रीज़न क्या होगा कि मनी सप्लाई इन द मार्केट, कि उसकी डिमांड कम हो गई है, और जिससे क्या होता है प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। मान लीजिए पहले 100 चीज़ें थी, इसको खरीदने के लिए कितने लोग थे, मैंने आपको बताया कि 20 लोग थे, ठीक है, वो कुछ इसका पैसा दे के फिक्स में खरीद रहे थे। अब कितने लोग बचे, अब 15 ही लोग बचे। अब ये 5 की जो है ना ये डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो 5 की डिमांड कम हो गई तो इसकी ये जो 100 कमोडिटी हैं, इस 5 की डिमांड के अकॉर्डिंग कम होने से इसको अपनी प्राइस डाउन करनी पड़ेगी, ताकि ये 5 नए कस्टमर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। जिससे क्या होता है, एक मार्केट में बैलेंस बना रहता है। तो मनी सप्लाई जो है वो देखा जाता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, वो परचेजिंग कितना देखी जाती है। तो फिर इस जो है डिमांड और प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो है लिक्विडिटी है, इसके लिए आरबीआई अलग अलग जो है अपने फंक्शंस जो है उसे रेगुलेट जो है वो करता है, उसके अलग अलग मेथड है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है वो कैसे कंट्रोल होता है एक देश का। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कैसे होती हैं। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियोज़ बनाता जाऊँगा, और जैसे ही समय मिलता है तब आपको पढ़ाई के लिए भी आपकी क्लासेज जो है वो लगाता जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बिना कारणवश घर के बाहर मत निकलो।